यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी, दुनिया की सबसे एडवांस्ड और मजबूत सेना, जिसका रक्षा बजट ईरान से कई 100 गुना ज्यादा है। वो देश जो अपने इशारे पर दुनिया के बड़े बड़े देशों की सत्ता पलट देने का दम भरता है। लेकिन आज वही अमेरिका ईरान जैसे एक छोटे और युद्ध की मार झेल रहे देश के सामने शांति और बातचीत की गुहार लगा रहा है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। अमेरिका ने बाकायदा एक 15 सूत्रीय सीज फायर प्लान तैयार करके ईरान को भेजा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका को ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? जरा सोच कर देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से अपनी आक्रामक छवि के लिए मशहूर रहे हैं, जो अपने पिछले कार्यकाल से ही ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर यानी चौतरफा दबाव बनाने वाली कूटनीति के लिए जाने जाते थे। आज वही ट्रंप किसी भी हालत में इस युद्ध पर ब्रेक लगाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका को इस जंग से बाहर निकलने की बहुत जल्दी है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर शायद आप अपनी हंसी न रोक पाएं। ट्रंप का कहना है कि ईरान उन्हें अपना नया सुप्रीम लीडर बनाना चाहता था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मुझे पद नहीं चाहिए। ये बयान सुनकर कूटनीति के जानकार भी अपना सर पकड़ रहे हैं और इंटरनेट पर उनका जमकर मजाक उड़ रहा है। आप भी सुनिए। They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. I agree with them 100%. जब से जंग शुरू हुई है, ट्रंप लगातार ऐसे ऐसे अजीबोगरीब दावे कर रहे हैं जिनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। कभी वो कहते हैं युद्ध खत्म हो गया, फिर 2 घंटे बाद बोलते हैं हम ईरान को मिटाकर दम लेंगे, और अब बातचीत का प्रस्ताव। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। ईरान करीब 1 महीने से लगातार हमले झेल रहा है, जिसकी अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, और सबसे बड़ी बात, इस जंग में उसकी टॉप लीडरशिप और अहम कमांडर भी खत्म हो चुके हैं। लेकिन फिर भी उसका रुतबा देखिए। ईरान ने अब तक एक बार भी खुद आगे बढ़कर युद्ध रोकने की पहल नहीं की है, शांति की कोई अपील नहीं की है। बल्कि जब अमेरिका ने उसे अपना शांति प्रस्ताव भेजा तो ईरान ने उसे भी सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने साफ कह दिया कि यह प्रस्ताव पूरी तरह से अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ है। तो पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स और कूटनीति के जानकार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या सच में अमेरिका ने ईरान की जिद के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या अमेरिका इस लंबी खिंचती जंग से अंदर ही अंदर घबरा गया है, या फिर इस पूरी तस्वीर के पीछे कोई बहुत ही खतरनाक साजिश रची जा रही है? क्या अमेरिका की सीज फायर पेशकश महज एक दिखावा है? क्या इसके पीछे ईरान पर बड़े जमीनी हमले का मास्टर प्लान छिपा है? यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यह शांति की कोशिश महज एक अमेरिकी ट्रैप यानी जाल हुआ तो इस बार की जंग का असर बेहद खतरनाक होगा। तो चलिए इस पूरी साजिश के तार जोड़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस खूनी खेल का अगला चैप्टर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अमेरिका इस 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव के जरिए चाहता क्या है। जो ड्राफ्ट ईरान को भेजा गया है उसमें अमेरिका ने अपनी तरफ से कुछ बेहद कड़ी शर्तें रखी हैं। पहली और सबसे बड़ी शर्त यह है कि ईरान अपना पूरा परमाणु कार्यक्रम हमेशा के लिए बंद कर दे। अमेरिका किसी भी हाल में ईरान को न्यूक्लियर पावर बनते नहीं देखना चाहता। दूसरी शर्त, उसे अपनी सभी इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइट्स को IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स के लिए पूरी तरह से खोलना होगा। तीसरी अहम शर्त है कि ईरान अपनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग और उनका इस्तेमाल पूरी तरह से रोक दे। और चौथी मांग यह है कि ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन बनाने वाली अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज को हमेशा के लिए नष्ट कर दे। पांचवी शर्त के मुताबिक ईरान को उन सभी लड़ाकू गुटों और प्रॉक्सी संगठनों को पैसा और हथियार देना बंद करना होगा जो अमेरिका या इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। छठी शर्त, IRGC यानी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को सीरिया और इराक से अपने सभी सैनिक तुरंत वापस बुलाने होंगे। सातवीं शर्त में अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों को हथियारों की सप्लाई पूरी तरह से रोकने को कहा है। आठवीं शर्त यह है कि ईरान लेबनान और इराक जैसे अपने पड़ोसी अरब देशों की राजनीति में दखल देना बिल्कुल बंद कर दे। नवीं शर्त,
रूस को ड्रोन और मिसाइल की सप्लाई पर फौरन रोक लगनी चाहिए। 10वीं शर्त, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर हो रहे सभी साइबर हमलों को ईरान तुरंत बंद करे। 11वीं शर्त, अमेरिका चाहता है कि ईरान आधिकारिक तौर पर इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करे। 12वीं, ईरान की जेलों में जितने भी अमेरिकी या सहयोगी देशों के नागरिक कैद हैं उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाए। 13वीं, जिन लोगों ने अमेरिकी सैनिकों पर हमलों की साजिश रची है उन्हें अमेरिका के हवाले किया जाए। 14वीं शर्त के तहत किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक डायरेक्ट मिलिट्री हॉटलाइन स्थापित करने की बात कही गई है। और 15वीं सबसे बड़ी शर्त यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी रोक टोक के सभी अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोल दिया जाए। इसके बदले में अमेरिका ईरान पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने का वादा कर रहा है। एक तरीके से अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो अपनी हार स्वीकार कर ले, वरना उसे पहले से कहीं ज्यादा जोरदार मार झेलनी पड़ेगी। तो अब समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका धमकी दे रहा है या शांति का प्रस्ताव। लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को दूर से ही नकार दिया। ईरान का साफ कहना है कि यह प्रस्ताव पूरी तरह से एक तरफा है और अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि यह कोई शांति प्रस्ताव नहीं बल्कि सरेंडर करवाने की साजिश है। और इसी के जवाब में ईरान ने अपना खुद का 5 सूत्रीय काउंटर प्रस्ताव मेज पर रख दिया है। ईरान की पहली शर्त है कि अमेरिका तुरंत युद्ध रोके और ईरानी सैन्य अधिकारियों की जो टारगेट किलिंग हो रही है उसे फौरन बंद किया जाए। दूसरी शर्त है कि अमेरिका लिखित में गारंटी दे कि भविष्य में वो ईरान पर कभी कोई सीधा हमला नहीं करेगा। तीसरी शर्त, इस पूरे युद्ध में ईरान का जो भी जान माल का नुकसान हुआ है अमेरिका उसकी पूरी भरपाई करे। चौथी शर्त में ईरान ने अपने सहयोगियों का भी ध्यान रखा है। ईरान ने कहा है कि किसी भी सीज फायर में लेबनान को भी शामिल किया जाए और इजराइल वहां अपने हमले तुरंत रोके। अब 5वीं सबसे खतरनाक शर्त है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब सिर्फ और सिर्फ ईरान का कंट्रोल रहेगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने इलाके में किसी भी बाहरी ताकत का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। अब यहां आकर पूरी कहानी ऐसे मोड़ पर अटक जाती है जहां से पीछे हटना दोनों देशों के लिए नामुमकिन सा लग रहा है। और सारा पेच फंसा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जो पूरी दुनिया के लिए कितना अहम है ये मैं अनकही के कई एपिसोड्स में आपको बता चुकी हूं। आखिर ईरान की ये शर्त इतनी बड़ी क्यों है? चलिए एक बार समझ लेते हैं फिर से। हॉर्मुज स्ट्रेट फारस और ओमान की खाड़ी के बीच का वो चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल रोजाना गुजरता है। यानी दुनिया भर के बाजारों में जाने वाली हर 5वीं तेल की बूंद इसी रास्ते से होकर गुजरती है। अगर ईरान का इस समुद्री रास्ते पर पूरा कंट्रोल हो जाता है तो वो जब चाहे जिस देश का चाहे तेल रोक सकता है। साफ शब्दों में कहें तो ईरान ग्लोबल इकोनॉमी की चाबी अपने हाथ में रखना चाहता है। अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। कूटनीति के जानकार ये मानते हैं कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान की ये शर्त नहीं मानेगा, क्योंकि अगर अमेरिका ने ये मान लिया तो इसका मतलब होगा मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ताकत और उसके दबदबे का हमेशा के लिए खत्म हो जाना। तो फिर इस गतिरोध का हल क्या है? इस पर अटकलें जारी है। लेकिन मान लीजिए अगर अमेरिका और ईरान एक दूसरे से बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करेंगे किससे? जब दो देशों के बीच सीज फायर या शांति समझौता होता है तो उस कागज पर दस्तखत कौन करता है? जाहिर है उस देश का सबसे बड़ा नेता, राष्ट्रपति या फिर कोई सुप्रीम कमांडर। लेकिन आज के ईरान के मामले में तस्वीर काफी धुंधली हो चुकी है। इस लंबी खिंचती जंग ने ईरान को सिर्फ इकोनॉमी के मोर्चे पर नहीं तोड़ा है, बल्कि उसने ईरान की टॉप लीडरशिप को ही खत्म कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में एक एक करके ईरान के कई बड़े नीति निर्माता, टॉप कमांडर और बड़े चेहरे मारे जा चुके हैं। एक तरह से कहा जाए तो ईरान का पूरा कमांड स्ट्रक्चर पूरी तरह से चरमरा चुका है। और यहीं से एंट्री होती है इस कहानी के सबसे रहस्यमयी किरदार मुश्तबा खामेनेई की। आपको बता दूं कि ईरान में सुप्रीम लीडर ही वो शख्स होता है जिसकी मर्जी के बिना वहां एक पत्ता भी नहीं हिलता। जंग हो या शांति, आखिरी मोहर उसी की होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम लीडर के तौर पर मुश्तबा खामेनेई के नाम का ऐलान होने से पहले और ऐलान होने के बाद भी वो कभी सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं दिए हैं। वो दुनिया के सामने आए ही नहीं है।
तो ऐसे में सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि जब ईरान का सुप्रीम लीडर ही एक तरह से घोस्ट या दृश्य बना हुआ है, तो देश के इतने बड़े फैसले ले कौन रहा है? अमेरिका अगर बातचीत की टेबल सजाता भी है तो ट्रंप के सामने कुर्सी पर बैठेगा कौन? क्या ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान अमेरिका से डील करेंगे या फिर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बातचीत की टेबल पर जाएंगे? कूटनीति के जानकार कहते हैं कि राष्ट्रपति या विदेश मंत्री के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सुप्रीम लीडर और वहां की कट्टरपंथी सेना IRGC की रजामंदी के बिना इतने बड़े प्रस्ताव पर बातचीत करें। जब आदेश देने वाला और पूरे देश को एक साथ बांध कर रखने वाला कोई सर्वमान्य चेहरा ही नहीं बचा, तो ट्रंप आखिर बात किससे करेंगे? जानकार बताते हैं कि इस लीडरशिप वैक्यूम यानी नेतृत्व की भारी कमी ने ईरान के अंदर ही नई जंग छेड़ दी है। जब सत्ता के शिखर पर कोई मजबूत नेता नजर नहीं आता तो उसे हथियाने की होड़ मच जाती है। कई ग्राउंड रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें आ रही हैं कि ईरान की सेना वहां के धार्मिक नेताओं और राजनीतिक धड़ों के बीच अलग अलग गुट बन गए हैं। हर गुट खुद को ईरान का असली वारिस साबित करने में लगा है। उनका मानना है कि मुस्तफा खामेनेई की नियुक्ति IRGC के दबाव में हुई है। कई धार्मिक नेता और पुराने राजनीतिक धड़े इसे 1979 की क्रांति के सिद्धांतों का उल्लंघन मान रहे हैं, जिससे धार्मिक संस्थानों और सेना के बीच दरार आ गई है। और यहीं से अमेरिका का बड़ा गेम प्लान सामने आता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका ईरान की इसी कमजोरी और अंदरूनी कलह का पूरा फायदा उठाना चाहता है। अमेरिका की कोशिश है कि वो ईरान के अंदर मचे इस सियासी घमासान में किसी ऐसे कमजोर गुट को अपना समर्थन दे दे जो उसके इशारों पर काम करने को तैयार हो। तो सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका ईरान में सत्ता बदलने के उसी पुराने फॉर्मूले पर काम कर रहा है। एक ऐसा कठपुतली नेता जिसे वॉशिंगटन की मदद से ईरान की सत्ता पर बिठा दिया जाए और फिर बदले में वो नेता अमेरिका के उसी 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर बिना कोई सवाल किए चुपचाप अपने दस्तखत कर दे। इसी अमेरिकी साजिश को नाकाम करने के लिए ईरान के कट्टरपंथी धड़े ने अपना 5 सूत्रीय काउंटर प्रस्ताव मेज पर पटक दिया है, ताकि दुनिया को लगे कि ईरान आज भी मजबूती से खड़ा है और उसके फैसले कोई कठपुतली नहीं ले रही। अब जरा इस पूरी तस्वीर के दूसरे और सबसे खतरनाक पहलू पर नजर डालते हैं। अमेरिका एक तरफ तो ईरान को शांति का पैगाम भेज रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की जमीन पर उसकी सैन्य हलचल बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप वाकई युद्ध रोकना चाहते हैं तो फिर अमेरिका अपनी सबसे घातक मिलिट्री यूनिट्स को इस इलाके में क्यों तैनात कर रहा है? हाल ही की कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी कुख्यात 82nd एयरबोर्न डिवीजन को तैनात करना शुरू कर दिया है। ये कोई आम सैनिक नहीं है। 82nd एयरबोर्न अमेरिका की वो क्विक रिस्पांस फोर्स है जो दुनिया के किसी भी कोने में महज 18 घंटे के अंदर हमले के लिए पहुंच सकती है। ये वो एलीट पैराट्रूपर्स यानी वो सैनिक हैं जिन्हें आसमान से सीधे दुश्मन के इलाके में उतरकर जमीनी हमला करने के लिए तैयार किया जाता है। सवाल है कि जब अमेरिका के पास आसमान से बम बरसाने वाले आधुनिक फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जब वो समंदर में खड़े अपने युद्धपोतों से क्रूज मिसाइल दागकर ईरान के ठिकानों को तबाह कर सकता है, तो फिर जमीनी सैनिकों को वहां भेजने की क्या जरूरत आन पड़ी? और वो भी तब जब दुनिया के सामने वो कह रहे हैं कि वो सीजफायर चाहते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका का ये सीजफायर प्रस्ताव दरअसल शांति का नहीं बल्कि एक बड़े धोखे का ब्लूप्रिंट है। अमेरिका बहुत अच्छी तरह जानता है कि ईरान कभी उसकी कोई भी शर्त नहीं मानेगा, तो फिर ये 15 पॉइंट प्लान दिया ही क्यों गया? कूटनीति के जानकार बताते हैं कि ये वक्त खरीदने का एक शातिर तरीका है। इतनी बड़ी तादाद में सेना, उनके भारी हथियार, टैंक और रसद को अमेरिका से निकालकर मिडिल ईस्ट तक पहुंचाने में हफ्तों का वक्त लगता है और यही समय लिया जा रहा है। अमेरिका को इस बड़े डिप्लॉयमेंट के लिए शांति का कवर चाहिए था। वो इस तथाकथित शांति वार्ता की आड़ में जमीनी सैन्य तैयारी कर रहा है। इसके अलावा इसके पीछे एक और बड़ा इंटेलिजेंस गेम चल रहा है। अमेरिका को पता है कि ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। ऐसे में बातचीत के नाम पर जो भी संदेशों का लेन देन हो रहा है, उससे अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि अब ईरान में ग्राउंड पर फैसले कौन ले रहा है। ईरान के पास बची खुची सैन्य ताकत कितनी है और क्या उनकी सेना में कोई टूट या बगावत हो रही है?
बातचीत के बहाने अमेरिका ईरान के मौजूदा मिलिट्री स्ट्रक्चर की पैमाइश करेगा और इसी खुफिया जानकारी के आधार पर अमेरिका अपने जमीनी हमले का ताना बाना बुनेगा। अब इस अमेरिकन ट्रैप को समझिए। ट्रंप दुनिया के सामने एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। वो कहेंगे, देखिए हमने तो शांति की पूरी कोशिश की थी, हमने तो 15 पॉइंट का पूरा रोड मैप भी दिया था, लेकिन ईरान ही अड़ियल रवैया अपना रहा है और वो युद्ध चाहता है। ये ऐसा परफेक्ट राजनीतिक और कूटनीतिक बहाना होगा जिसके बाद अमेरिका को ईरान की जमीन पर अपने सैनिक उतारने का एक खुला लाइसेंस मिल जाएगा। इसे मिलिट्री स्ट्रेटजी की भाषा में बिल्ड अप अंडर द गाइज ऑफ पीस, यानी शांति की आड़ में सैन्य घेराबंदी कहते हैं। अमेरिका अपने पैदल सैनिकों को ईरान की सरहदों के करीब उन रणनीतिक ठिकानों पर जमा कर रहा है जहां से ईरान के अंदर घुसना सबसे आसान हो। एक बार जब ये सैनिक अपनी पोजीशन ले लेंगे, हथियार सेट हो जाएंगे और अमेरिकी मिलिट्री बेस पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे, तब बातचीत फेल होने का पूरा ठीकरा ईरान के सर फोड़ दिया जाएगा। अगर आप अमेरिका के पिछले युद्धों का इतिहास देखें, चाहे वो इराक पर हमला हो या अफगानिस्तान का मामला, अमेरिका ने हमेशा ग्राउंड इन्वेजन से ठीक पहले ऐसे ही शांति प्रस्ताव और अल्टीमेटम का दिखावा किया है। इस बार भी अमेरिका की प्लेबुक वही लग रही है। लेकिन ईरान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। उसने अमेरिका के जमीनी हमले की आहट को बहुत पहले ही भांप लिया है और इसी के जवाब में ईरान ने ऐसी खौफनाक और आत्मघाती धमकी दी है जिसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर एक भी अमेरिकी सैनिक का जूता उसकी जमीन पर पड़ा तो अंजाम बहुत भयानक होगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी सेना को रोकने के लिए वो अपने ही इलाके में कारपेट बॉम्बिंग करने से पीछे नहीं हटेगा। अब कारपेट बॉम्बिंग को भी समझ लीजिए। इसका मतलब होता है किसी बड़े इलाके पर आसमान से अंधाधुंध बम बरसाना। मकसद सिर्फ एक होता है, उस पूरे इलाके को पूरी तरह से तबाह कर देना, वहां कुछ भी जिंदा ना बचे। ईरान का मैसेज क्लियर है। वो दुनिया को बता रहा है कि हम अपनी जमीन को खुद जलाकर राख कर देंगे, लेकिन किसी भी अमेरिकी सैनिक को जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। ये एक तरह का आत्मघाती दांव है। ईरान जानता है कि वो आमने सामने की पारंपरिक जंग में अमेरिकी सेना को नहीं हरा सकता, इसलिए वो अमेरिका के लिए अपनी जमीन को ऐसा कब्रिस्तान बनाना चाहता है जहां घुसना तो आसान हो लेकिन निकलना नामुमकिन। लेकिन ईरान की धमकियां सिर्फ उसकी सरहदों तक सीमित नहीं है। ईरान के पास एक और हथियार है जो सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा, और वो है लाल सागर का समुद्री रास्ता। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स ने खुलेआम धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो वो लाल सागर में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। आपको बता दूं कि दुनिया का लगभग 12 से 15% ग्लोबल ट्रेड और करोड़ों बैरल कच्चा तेल इसी लाल सागर से होकर गुजरता है। अगर ईरान या उसके इशारे पर काम करने वाले हूती विद्रोही इस रास्ते पर चलने वाले व्यापारिक जहाजों और ऑयल टैंकर्स पर मिसाइलें दागने लगे तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप पड़ जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का असर दुनिया पहले ही देख चुकी है। अब लाल सागर का बाब अल मंडेब भी बंद हुआ तो जहाजों को अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा। हालांकि हूती विद्रोहियों की धमकी और हमलों के कारण काफी जहाज अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप वाले रास्ते से ही गुजर रहे हैं। रास्ता लंबा होने के कारण माल ढुलाई का खर्च कई गुना बढ़ चुका है। कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं और गैस की किल्लत का तो आपको पता ही है। अब इसका असर भी देख लीजिए। फिलीपींस के राष्ट्रपति को अपने देश में एनर्जी इमरजेंसी यानी ऊर्जा आपातकाल का ऐलान करना पड़ा है। ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक टाइम बॉम्ब है। ईरान अमेरिका को मैसेज दे रहा है कि अगर तुमने हमें डुबोने की कोशिश की तो हम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने साथ लेकर डूबेंगे। यही वजह है कि अमेरिका का हर कदम बहुत संभल कर उठ रहा है, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया में महंगाई और तबाही का ऐसा भूचाल ला सकती है जिसे संभालना किसी भी सुपर पावर के बस की बात नहीं होगी। अब बात करते हैं इस पूरी कूटनीतिक बिसात के सबसे उलझे हुए पेंच की, जो फंसा है लेबनान में। ईरान ने अमेरिका के सामने जो अपनी 5 शर्तें रखी हैं, उनमें एक लेबनान से जुड़ी, जैसा हमने पहले बताया था। ईरान की मांग है कि अगर अमेरिका सीजफायर चाहता है तो इजराइल तुरंत लेबनान में हिजबुल्लाह पर अपने सभी हमले पूरी तरह से बंद कर दे। यहां मैं आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी गुट यानी मोहरा है। ये ईरान की वो मजबूत ढाल है जो इजराइल की सीमा पर हमेशा भारी दबाव बनाकर रखती है, इसलिए वो उसे कभी खोना नहीं चाहता।
ईरान को पता है कि अपनी टॉप लीडरशिप और बड़े कमांडर्स को खोने के बाद वो अंदर से काफी कमजोर हो चुका है। ऐसे में अगर इजराइल ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह को भी खत्म कर दिया तो ईरान के पास इस पूरे क्षेत्र में कोई बड़ा हथियार नहीं बचेगा। इसलिए वो अमेरिका के साथ इस सीज फायर को एक पैकेज डील बनाना चाहता है। वो अमेरिका से कह रहा है कि शांति से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच अकेले नहीं होगी, बल्कि तेल अवीव और बेरूत को भी इसमें शामिल करना होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल इस पैकेज डील को मानने के लिए तैयार होंगे? कूटनीति के जानकार मानते हैं कि लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह को दोबारा खड़ा होने का मौका नहीं देना चाहते। ट्रंप खुद को एक बेहतरीन डील मेकर मानते हैं, लेकिन वो अपनी घरेलू राजनीति में इजराइल को नाराज करने का जोखिम कभी नहीं लेंगे। अगर ट्रंप ईरान की ये शर्त मानकर इजराइल पर युद्ध रोकने का दबाव बनाते भी हैं तो नेतन्याहू शायद ही अमेरिका की बात सुनेंगे। दूसरी तरफ अगर अमेरिका इस पैकेज डील को ठुकराता है तो ईरान को ये कहने का बहाना मिल जाएगा कि अमेरिका सिर्फ शांति का दिखावा कर रहा है। यानी ईरान ने बहुत चालाकी से गेंद अमेरिका के पाले में वापस डाल दी है, जहां इस पैकेज डील को मंजूर करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी दुधारी तलवार पर चलने जैसा है। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट की बिसात पर अमेरिका और ईरान दोनों बहुत ही खतरनाक शतरंज खेल रहे हैं। ये 15 सूत्रीय और 5 सूत्रीय शांति प्रस्तावों की जो बातें हो रही हैं, जो लेन देन हो रहा है, वो महज दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का दिखावा भर है। असली खेल तो जमीन पर चल रहा है, जहां सैनिकों की तैनाती और लीडरशिप के खात्मे का फायदा उठाया जा रहा है। एक तरफ ट्रंप खुद को सुप्रीम लीडर बनाने जैसे मजाकिया दावों के जरिए साइकोलॉजिकल माइंड गेम्स खेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका शांति की आड़ में अपने घातक पैदल सैनिकों को युद्ध के मैदान में उतारकर बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। इस जिद और चालबाजी का खामियाजा पूरी दुनिया भुगतने लगी है। फिलीपींस में घोषित हुई एनर्जी इमरजेंसी तो महज एक ट्रेलर है। अगर ये आग और भड़की तो पूरी दुनिया को महंगाई और ऊर्जा संकट के खौफनाक दौर से गुजरना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का ये शांति प्रस्ताव सिर्फ एक दिखावा है और अमेरिका ईरान पर जमीनी हमले की पूरी तैयारी कर चुका है? और आपको क्या लगता है, क्या ईरान कभी भी इन प्रस्तावों को स्वीकार करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर भेजें।